अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज़ द ब्रेन। हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, द वन इज़ ब्रेन एंड द सेकंड इज़ स्पाइनल कॉर्ड। और टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्रेन। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन की, उसके फंक्शंस की एंड उसके पार्ट्स की। अब ब्रेन जो है वो एक तरह से एक मशीन कह लें आप, एक कंप्यूटर की तरह एक मशीन है आपकी, जिसके अंदर आप जो है इंफॉर्मेशंस को भेजते हैं और उनको सेव करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो है आप उनको यूज़ करते हैं। अब द ब्रेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स दैट कंट्रोल्स ऑल द मेजर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, प्रोड्यूसेस थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर एंड मेक्स अस ह्यूमन। अब ब्रेन का क्या काम होता है कि वो उसके थ्रू जो है हम लोग सोचते हैं, हमारी थिंकिंग चलती है, इमोशंस हैं हमारा जो है बिहेवियर बनता है, हमारा करैक्टर जो है वो ब्रेन के थ्रू बनता है। जो सारे मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से जो हैं मैसेजेस वो हमारे बाकी जो हैं ऑर्गन्स जो हैं उन तक जाते हैं और हमारी जो है वो एक्टिविटी का बायस बनता है। अब ब्रेन जो है, ब्रेन के थ्रू हम ह्यूमन जो हैं वो कहलाए जाते हैं। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ बीन शेप्ड वी आर नेचुरल सिलेक्शन बाय द वर्ल्ड इन विच ह्यूमंस हैव लिव्ड। अब ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी शेप जो है वो नेचुरल तरीके से बनी गई है, या फिर जो है उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का जिसमें हम लोग रहते हैं। अब हम लोग ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके पार्ट्स देखेंगे। जो मेजर पार्ट्स हैं उसके वो 3 पार्ट्स हैं, जिसमें है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फॉर ब्रेन। अब आप लोगों को जैसे नज़र आ रहा है कि फॉर ब्रेन जो है वो उसका जो है 90% ऑफ ब्रेन इज़ फॉर ब्रेन, एंड मिड ब्रेन जो है वो फॉर ब्रेन, एंड हाइंड ब्रेन के जो मिड में होता है वो मिड ब्रेन हो गया। और हाइंड ब्रेन जो है वो आपके जो नीचे वाला पार्ट है ब्रेन का वो हाइंड ब्रेन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। अब आपके ब्रेन का साइज़ कितना होता है? नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन साइज़ होता है 1500 ग्राम्स आलमोस्ट होते हैं। हम लोग अब बात करेंगे ब्रेन के 3 पार्ट्स की, जिसमें फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इन तीनों में जो हैं मेजर पार्ट्स के हैं, और ये तीनों जो हैं आगे मज़ीद जो हैं पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब द हाइंड ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट, अराउजल एंड अदर बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस। जो हाइंड ब्रेन है आपका वो आपके ब्रीथिंग के सिस्टम को, आपकी हार्ट रेट के सिस्टम को, अराउजल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सारे फंक्शंस को जो है आपका हाइंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। द मिड ब्रेन कंट्रोल्स आई मसल्स, प्रोसेसेस ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएट्स वॉलंटरी मूवमेंट। अब इसके अंदर आपके जो है आपकी सुनने की हिस्स, आपकी देखने की हिस्स, आपके आई मसल्स जो हैं उन सब को कंट्रोल करता है आपका फॉर ब्रेन। द फॉर ब्रेन कंट्रोल्स कॉग्निटिव, सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ईटिंग, स्लीपिंग एंड इमोशंस। और उसके अलावा जो है आपका फॉर ब्रेन जो है वो आपके सेंसरी जो है एंड मोटर फंक्शंस, आपके हिस्सी जो हैं सेंस जो है आपकी, और जो आपके हर की सेंस है, लाइक हिस्स में आपकी सेंसेस आती हैं, आपके छूने की हिस्स, जिसमें आपको जो है किसी भी चीज़ जो है उसका एहसास होता है, कोई भी चीज़ जो है आपको फील होती है। और मोटर फंक्शन में जो है आपकी मूवमेंट आ जाती है। एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर, प्रोडक्टिव फंक्शन, ईटिंग। आपका प्रोडक्टिव फंक्शन जो होता है वो भी फॉर ब्रेन कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड इमोशंस जो हैं उनको भी कंट्रोल जो करता है वो आपका फॉर ब्रेन करता है। और आगे हम मज़ीद देखेंगे ये तीनों जो हैं ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो आगे फर्दर जो हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों की बुक में भी दिखाया गया कि ह्यूमन जो ब्रेन है वो साइज़ में बाकी जो एनिमल्स या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो साइज़ होता है उनसे बड़ा होता है। आपके बुक में एग्जांपल दी गई है रैट की, कैट की, चिंपैंजीज़ की, ह्यूमन की। तो सबसे बड़ा जो है आपका में जो ब्रेन है वो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, इसीलिए जो है ह्यूमंस के अंदर ज़्यादा पावर होती है थिंकिंग की, अपनी जो है सलाहियतें होती हैं उनके अंदर कि वो चीज़ों को किस तरह सोच सकें, किस तरह से है दोबारा उनको रिट्राइव कर सकें और दोबारा जो है उनको यूज़ कर सकें। अब हम लोग आपके सामने एक टेबल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें 2 पार्ट्स थे, एक था ब्रेन और दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड। उसमें आपके 3 मेजर पार्ट्स हैं ब्रेन के, फॉर ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन है। अब हाइंड ब्रेन जो है वो मज़ीद आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिब्रम है, पोन्स है, मेडोला है।
जो मिड ब्रेन है उसके मज़ीद आगे कोई पार्ट नहीं है, और फॉर ब्रेन है उसके मज़ीद बहुत सारे पार्ट्स हैं। जो आपके ब्रेन का हाइंड ब्रेन है वो आपके ब्रेन का 10% पार्ट होता है, और जो आपके ब्रेन का फॉर ब्रेन है, बालाई दिमाग है, वो 90% आपका ब्रेन जो है वो उस पर बेस करते हैं। और आपके फॉर ब्रेन में है आ जाता है सेरिब्रम, कॉर्टेक्स, थैलेमस, हिपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी बल्ब, रेटिकुलर सिस्टम एंड लिम्बिक सिस्टम। और बाकी जो है आपकी कॉर्टेक्स जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो 4 टाइप्स में जो हैं वो डिवाइड होती हैं, और आपका सेरिब्रम जो है वो मज़ीद 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड होता है। ये सारे जो हैं ये आपके फॉर ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब इनको हम लोग जो हैं इंडिविजुअली देखेंगे। फर्स्ट पे है आप लोगों का जी हाइंड ब्रेन, जो आपके ब्रेन का 10% जो है वो हिस्सा है। उसके अंदर आता है पोन्स, मेडोला है और सेरिब्रम है। अब हाइंड ब्रेन, द ओल्डेस्ट ब्रेन रीजन इन द हाइंड ब्रेन, द रीजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब हाइंड ब्रेन जो है वो आपके दिमाग का जो है वो नीचे वाला हिस्सा है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड आपके हराम मस्क के साथ अटैच होते हैं। Hind brain structures regulate breathing, heart rate, arousal, and other basic functions of survival. There are 3 main parts of the hindbrain: the medulla, the pons, and the cerebrum. अब 3 parts हैं इसके further. Extending directly from the spinal cord, the medulla regulates breathing, heart rate, and blood pressure. अब जो मेडोला का काम है उसका काम है आपको जो कंट्रोल करता है वो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को. It also is involved in various kinds of reflexes such as coughing, swallowing, sneezing and vomiting. ये सारे जो हैं आपके रिफ्लेक्सेस हैं, इन सब को भी कंट्रोल करना मेडोला का काम है. Reflexes are inborn and involuntary behaviors that are elicited by very specific stimuli. आगे जी आपका पोन्स, आपके हाइंड ब्रेन का जो है सेकंड पार्ट. पोन्स मीन्स ब्रिज. अब पोन्स जो है वो एक पुल का काम करते हैं, इसको एक ब्रिज की तरह जो है वो लिया जाता है. एंड द पोन्स इंडीड सर्व्स एज ब्रिज बिटवीन लोअर ब्रेन रीजन्स एंड हायर मिड ब्रेन एंड फॉर ब्रेन एक्टिविटी. फॉर इंस्टेंस, information about body movement and various sensations gets relayed from the cortex via the pons to the cerebrum. अब जो पोन्स है वो ब्रिज का किस तरह से काम करता है कि वो एक इंफॉर्मेशन को जो है वो अगले ब्रेन के पार्ट तक पहुंचाता है. इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो पोन्स से गुजर के जाती है, तो पोन्स जो है इस तरह एक ब्रिज का काम करता है. आगे जी है द सेरिब्रम और लिटिल ब्रेन. अब सेरिब्रम जो है इसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि आपके दिमाग का 10% जो है वो ये कंट्रोल करता है. द सेरिब्रम contains more neurons than any other single part of the brain. It is responsible for body movement, balance, coordination and fine motor skills like typing and piano playing. अब सेरिब्रम का काम होता है आपकी जो है मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं, आपकी जो उज़वियाती हरकत हैं उनको कंट्रोल करना. अगर किसी का सेरिब्रम जो है वो उस डैमेज हो जाता है तो इंसान की जो है वो उज़वियाती हरकत जो हैं, जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं. द सेरिब्रम इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ सच एज़ लर्निंग एंड लैंग्वेज. उसके अलावा जो है लर्निंग एंड लैंग्वेज का जो है एरिया वो भी इसी के अंदर शामिल है. आगे जी है आपका मिड ब्रेन, आपके दिमाग का जो है वो दरमियान वाला हिस्सा, जो ऊपर से फॉर ब्रेन से मिला होता है और नीचे से हाइंड ब्रेन से मिला होता है. अब मिड ब्रेन, द नेक्स्ट ब्रेन रीजन टू इन्वॉल्व आफ्टर द हाइंड ब्रेन, इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मेजर एरियाज द मिड ब्रेन. अब हाइंड ब्रेन और फॉर ब्रेन दोनों में से सबसे छोटा जो एरिया होगा वो मिड ब्रेन होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन कंट्रोल्स द आई मसल्स, प्रोसेस ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन and initiate voluntary movements of the body. People with Parkinson's disease have problems with midbrain functioning due to the loss of neurons that use dopamine there, and so that they shake uncontrollably. अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को जो बताई थी कि हम लोगों ने बात की थी डोपामाइन की न्यूरोट्रांसमीटर्स में. अब डोपामाइन जो है उसके वो अगर कम रिलीज़ हो तो एक जो है वो डिसीज़ होती है पार्किंसंस की. तो उसके लिए आपका जो मिड ब्रेन है वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर आपके मिड ब्रेन जो है उसको कुछ ना कुछ हो जाए या अगर वो डैमेज हो जाए तो आपकी जो है बॉडीली मूवमेंट जो है या आपके बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है पार्किंसंस डिसीज़ जो है वो लाहक हो सकती है. रनिंग थ्रू बोथ द हाइंड ब्रेन एंड द मिड ब्रेन इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल कॉल्ड द रेटिकुलर फॉर्मेशन. अब यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात की गई है. रेटिकुलर फॉर्मेशन मीन्स
net like. The reticular information is crucial to waking up and falling asleep. In other words, it is involved in arousal. अब जो रेटिकुलर फॉर्मेशन आप लोगों का सिस्टम है यहाँ पर मिड ब्रेन में, इसका काम क्या होता है, आपके सोने और जागने के अफ़ाल को जो है वो कंट्रोल करते हैं. In a classical study, Morrissey and Morgan electrically stimulated the reticular formation of a sleeping cat and it immediately awoke. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि मैगन एंड मोरोजी ने एक कैट जो थी उसके जो इस पार्ट को था हाइंड ब्रेन के रेटिकुलर जो था फॉर्मेशन को, उसको जो है करंट से मुर्तइश किया था, तो उसकी जो नींद थी वो डिस्टर्ब हो गई थी. तो अगर जो था वो उसको मज़ीद जो था उसको रिमूव कर दिया था बॉडी से, तो जो कैट थी वो डीप कोमा में चली गई थी. तो इस चीज़ से इस तरह से जो था रिसर्च से पता चला था कि ये जो एरिया है रेटिकुलर फॉर्मेशन का, ये आपके सोने और जागने के अफ़ाल को जो है कंट्रोल करते हैं. आगे जी बात आती है आपके फॉर ब्रेन की. आपके ब्रेन का जो है ये थर्ड पार्ट है फॉर ब्रेन. आपके ब्रेन का 90% जो हिस्सा है वो फॉर ब्रेन के अंदर है. और फॉर ब्रेन के जो हैं वो आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया. हम उनको फर्दर जो है बारी बारी देखते हैं. फॉर ब्रेन द लास्ट मेजर ब्रेन रीजन टू इन्वॉल्व वाज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. द फॉर ब्रेन जो आपकी बॉडी का या आपके ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो फॉर ब्रेन होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम एंड न्यूमरस अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द थैलेमस एंड द लिम्बिक सिस्टम. अब इसमें आपका सेरिब्रम होता है, आपका थैलेमस होता है, आपका लिम्बिक सिस्टम होता है. Collectively, the structures of the forebrain control cognitive, sensory and motor functions and regulate temperature, reproductive functions, eating, sleeping and the display of emotions. अब collectively अगर हम देखें फॉर ब्रेन को, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल करता है. उसमें आपकी जो है कॉग्निटिव आती है, आपकी सेंसरी एंड मोटर फंक्शन जो हैं लाइक आपके जो है फील करने की सेंसेशन या आपकी हरकत करने की, मूवमेंट करने की जो हरकत है उसको कंट्रोल करता है. रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है आपको उसको कंट्रोल करता है. ईटिंग, स्लीपिंग एंड डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, और आपके इमोशंस जो हैं उनको कंट्रोल करता है फॉर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स. लेकिन कलेक्टिवली हम बात करें तो फॉर ब्रेन जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. आगे जी है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट फॉर ब्रेन स्ट्रक्चर इज़ द थैलेमस. अब हम फॉर ब्रेन की बात करें तो पहला जो हिस्सा आता है वो आपका थैलेमस आता है. थैलेमस क्या है? और फॉर ब्रेन स्ट्रक्चर दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस एंड रिलेज इट टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर प्रोसेसिंग. अब थैलेमस जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है और आगे जो है प्रोसेसिंग के लिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो है वो आगे कन्वे कर देते हैं. From the bottom of the first forebrain structure is the thalamus, which receives input from the ears, eyes, skin, or taste buds and relays sensory information to the part of the cerebral cortex most responsible for processing that specific kind of sensory information. For this reason, the thalamus is often called a sensory relay station. इससे थैलेमस को जो है सेंसरी रिले स्टेशन कहते हैं, क्योंकि वो जो हिस्सों से लाइक ईयर्स, आई, स्किन और नोज से जो सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको आगे जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ कन्वे कर देते हैं. अब इनफैक्ट ऑल्फेक्टेशन द सेंस ऑफ स्मेल. अब जो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो जो पार्ट है उसको भी यही जो है वो कंट्रोल करते हैं. उसके आगे जो है वो आपका लिम्बिक सिस्टम आता है. इन द मिडल ऑफ द ब्रेन डायरेक्टली अराउंड द थैलेमस lies a set of structures that typically are referred to as a limbic system. अब लिम्बिक सिस्टम जो आपका होता है वो कंट्रोल करता है आपकी मोटिवेशन एंड आपके इमोशंस को. These are the hypothalamus and hippocampus, the amygdala and the cingulate gyrus. Together, the limbic system structures are important in emotion and motivations. जो लिम्बिक सिस्टम है आपका वो आपके इमोशंस एंड आपके जो मोटिवेशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं. The structure directly below the thalamus to the hypothalamus. In fact, hypothalamus, अब आपके जो थैलेमस के नीचे है, बिलो है, वो hypothalamus पाया जाता है. Hypothalamus, hippo simply means below. अब hippo का मतलब है below. The hypothalamus, it means के थैलेमस के बिलो जो है आपका hypothalamus पाया जाता है. अब hypothalamus का क्या काम है? The hypothalamus is the master regulator of almost all major drives and motives we have, including hunger, थर्स्ट, टेम्परेचर एंड सेक्सुअल बिहेवियर. अब आपके जो हंगर है, आपके जो थर्स्ट है, टेम्परेचर है एंड सेक्सुअल बिहेवियर, इस चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो आपका हिपोथैलेमस करता है. इट आल्सो कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. उसके अलावा जो आप लोगों के पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनको भी यही कंट्रोल करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड और कंट्रोलिंग द हार्मोन्स आवर बॉडी प्रोड्यूसेस. जो आपके हार्मोन्स का जो निज़ाम है उसको कंट्रोल करते हैं.
उसके बाद है आप लोगों के लिम्बिक सिस्टम के बाद हिप्पोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस है। wrapped अराउंड द थैलेमस इज़ द हिप्पोकैम्पस। अब थैलेमस के अराउंड जो wrapped किया गया वो हिप्पोकैम्पस है, विच प्लेज अ वाइटर रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। अब आपकी लर्निंग और आपकी मेमोरी को जो चीज़ें कंट्रोल करती है वो हिप्पोकैम्पस है, जो कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर आते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स गोज टू द हिप्पोकैम्पस। If these events are important enough, they are processed in the hippocampus and eventually establishing a last memories. आपकी लर्निंग और आपकी मेमोरीज जो हैं वो आपको हिप्पोकैम्पस में, अगर आपका हिप्पोकैम्पस जो है वो डैमेज हो जाए तो आपकी मेमोरी जो है वो ख़राब हो जाती है, और आपकी मेमोरी की वजह से जो है जो अल्जाइमर की डिसीज़ है वो जो है वो होती है। आगे जी है द एमिगडाला। द एमिगडाला इज़ अ स्मॉल आलमंड शेप। अब ये छोटा सा आलमंड शेप में एक जो है वो होता है आपके अंदर ऑर्गन। स्ट्रक्चर लोकेटेड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के सामने जो होता है एमिगडाला आलमंड शेप में बादाम की शक्ल का होता है। ऑटोमेटिकली द एमिगडाला हैज़ connections with many other areas of the brain including the following structure which appear to be involved in emotion and memory। अब एमिगडाला जो है वो भी इमोशन एंड मेमोरी के अंदर जो है अपना रोल प्ले करता है। द हिप्पोथैलेमस विच कंट्रोल्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हिप्पोकैम्पस विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेमोरी, द थैलेमस विच contains neurons that receive information from the sense organ and the cerebral cortex। अब ये cerebral cortex के साथ मिलकर काम करता है और आपके इमोशंस और आपकी जो मेमोरी है उसको कंट्रोल करते हैं। स्टडीज़ इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस शो हाउ इम्पोर्टेंट द एमिगडाला इज इमोशंस। अब जो एमिगडाला है वो आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करता है। इसके बगैर जो है आप अपने इमोशंस को जो है वो फील नहीं कर सकते। मोरओवर व्हेन एग्रेसिव मंकीज हैड द रीजन ऑफ द ब्रेन सर्जिकल लेजेंड दे बिकेम टेम एंड नॉन अग्रेसिव। अब जो आपका एमिगडाला है क्योंकि आपके जो इमोशंस को ये है ये कंट्रोल करता है, तो अगर स्टडीज़ से ये देखा गया है कि अगर जो है आप ऐसे मंकी जो बहुत अग्रेसिव हों उनके जो ब्रेन से जो है ये पार्ट अगर रिमूव कर दें तो वो जो है नॉन अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इन रिसर्च से और इन स्टडीज़ से ये चीज़ पता चली थी हमें कि आपका जो एमिगडाला है वो आपके इमोशंस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है सिंगुलेट गेरस। द सिंगुलेट गेरस मीनिंग बेड रिच इन लैटिन इज़ अ बेड लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। आपके ब्रेन के मिड में जो है ये एक बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या काम होता है कि प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अटेंशन एंड कॉग्निटिव कंट्रोल। अब इसका काम आपकी अटेंशन को कंट्रोल करना और आपके कॉग्निटिव फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करना है। उसके बाद है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द थैलेमस इन्वॉल्व इन वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। अब बेसल जो गैंग्लिया है वो होता है आपके थैलेमस के सराउंडिंग में, थैलेमस के पास होता है। ये इन्वॉल्व होता है आपके वॉलंटरी मोटर कंट्रोल को जो है कंट्रोल करते हैं और उसके अंदर जो है अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपके फॉर ब्रेन में है द सेरिब्रम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द अपर मोस्ट portion of the brain, the cerebrum, is folded into convolutions or folds and divided into two large hemispheres। अब इसके अंदर आपका सेरिब्रम जो होता है वो हेमिस्फीयर में होता है और हेमिस्फीयर्स जो हैं वो दो हेमिस्फीयर्स में जो हैं वो डिवाइड होते हैं। एक होता है राइट हेमिस्फीयर और दूसरा कहलाया जाता है लेफ़्ट हेमिस्फीयर। आगे जो ये हेमिस्फीयर्स होते हैं ये 4 लोब्स के अंदर जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और जो ये जो हेमिस्फीयर्स हैं राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ़्ट हेमिस्फीयर के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट हेमिस्फीयर्स के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से जो सामने जो आपके जो हैं ब्रेन के ऊपर वो ये जो हैं आपके सामने सेरिब्रम होता है और सेरिब्रम के अंदर आपके ये हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर्स एंड लेफ़्ट हेमिस्फीयर्स। अब दिस आउटर लेयर इज़ कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इनके ऊपर जो आउटर लेयर होती है वो एक कॉर्टेक्स होती है जिसको उर्दू में हम लोग कशर कहते हैं। वो उसके अंदर जो है वो सिलवटें पाई जाती हैं और वो सिलवटें जितनी ज़्यादा होंगी फ़र जो होगा वो उतना ही ज़्यादा ज़हीन होगा। तो जो सिलवटें हैं वो आपकी जहानत की जो हैं वो पता बताती हैं। आगे जो है हेमिस्फेयर की बात कर रहे थे हम लोग के सेरिब्रम जो है उसके 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। हेमिस्फेयर्स के ऊपर जो होती है वो एक लेयर होती है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। इन लैटिन कॉर्टेक्स मीन्स ट्री बार्क। अब ट्री बार्क मीन्स क्या है? दरख्त की छाल। दरख्त की छाल की तरह जो है वो कॉर्टेक्स होते हैं।
द आउटर लेयर इज़ कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनको ट्री बार्क कहा जाता है, विच द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिजेंबल्स। द कॉर्टेक्स इज़ ओनली अबाउट 1/10 to 1/5 ऑफ एन इंच थिक। अब ये कितनी मोटी तय होती है जो हेमिस्फेयर्स के ऊपर होती है, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं या कशर कहते हैं, वो 3 मिलीमीटर मोटी तय होती है। In this very thick layer of brain that much of human thought, planning, perception and consciousness take place. In short, it is the site of all brain activity that makes us most human. द सेरिब्रम इज़ composed of 4 large areas। अब आपका सेरिब्रम जो है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक राइट हेमिस्फेयर था और एक सेकंड हेमिस्फेयर था। ये मज़ीद जो है आगे 4 पार्ट्स के अंदर या 4 एरियाज़ के अंदर जो है वो डिवाइड होते हैं, जिनको हम लोग लोब्स कहते हैं। अब द सेरिब्रम इज़ composed for 4 large areas called lobes, each of which carries out distinct functions. These lobes are bilateral, which means they are located on both the left and right sides of the brain. ये ब्रेन के राइट और लेफ्ट साइड्स के ऊपर पाई जाती हैं। द 4 lobes are the frontal, temporal, पेरेंटल एंड occipital। ये 4 lobes के नेम हैं, जिसमें एक है फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल एंड occipital। ये 4 lobes हैं। अब ये 4 जो lobes हैं, इनके फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं। द फ्रंटल lobes इज़ द इन द फ्रंट ऑफ द ब्रेन। अब आपके ब्रेन के जो फ्रंट पार्ट होता है वो फ्रंटल lobes ने कवर किया होता है। मेक अप 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। 1/3 एरिया जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो फ्रंटल लोब का होता है। वन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द फ्रंटल लोब डिसेंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ब्रेन इज़ द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अब इसका काम क्या होता है कि ये आपका जो हल्की रकबा होता है, आपकी मोटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसके आगे जो है वो आता है फ्रंटल लोब। द फ्रंटल लोब कैरीज out many important functions including attention, holding things in mind while we solve problems, planning, abstract thinking, control of impulses, creativity and social awareness। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर थिंकिंग, प्लानिंग एंड इंटेग्रेटिंग द ब्रेन्स एक्टिविटी आर द फ्रंटल लोब। आपकी थिंकिंग जो है, आपकी प्लानिंग जो है, उस पर उसका जो है कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। द पेरिटल लोब्स इंटेग्रेट द सेंसेशन एंड परसेप्शन ऑफ टच। अब आपकी जो हिस्सी रकबा है या आपके जो छूने की हिस्स वगैरह है या सेंसेशंस जो हैं वो आपके पेरिटल लोब में होती हैं। और हेयरिंग इज़ द मोस्ट फंक्शन टू टेम्पोरल लोब। जो आपके सुनने की हिस्स होती है वो जो है वो आपकी होती है टेम्पोरल लोब से अकॉर्डिंग। एंड विजुअल इंफॉर्मेशन, और जो आपकी देखने की हिस्स होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है आपकी ओसिपिटल लोब्स। तो इस तरह से ये जो 4 लोब्स हैं वो डिफरेंट तरीके से जो होते हैं आपके जो हैं वो फंक्शंस जो हैं वो सारी अंजाम दे रही होती हैं। अब द पेरिटल लोब विच मेक अप द टॉप एंड रियर सेक्शंस ऑफ द ब्रेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेंसेशन एंड परसेप्शन ऑफ टच। इसमें जो है पेरिटल लोब जो है वो आपके सेंसेशन से रिलेटेड होती है, आपके परसेप्शन से रिलेटेड होती है। कोई चीज़ जो है वो आप छूते हो या आपके बेसिकली जो है वो हंसी रकबे से रिलेटेड होती है। इनफैक्ट दीज 2 रीजन्स आर ट्विंस। अब आपके जो हैं फ्रंटल लोब और पेरिटल लोब ये दोनों जो हैं वो ट्विंस हैं। अब फ्रंटल लोब जो है वो आपकी हल्की रकबा होता है, आपकी मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और जो पेरिटल लोब होती है वो आपका हिस्सी रकबा होता है। ये दोनों एक दूसरे के ट्विंस किस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ द मोटर cortex involved in moving the lips is directly opposite the region of the sensory cortex where we sense that our lips are being touched। किस तरह से ये दोनों अपोजिट होते हैं कि अगर जो है हम लिप्स को हैं मूवमेंट करते हैं या मूविंग होती है हमारी, वो मूवमेंट होती है हमारे फ्रंटल लोब से, क्योंकि वो जो है हमारा मूवमेंट का और हल्की रकबा जो है वो कंट्रोल करता है। और हम जब लिप्स हिलाते हैं या मूवमेंट होती है तो हमें जो सेंस जो है फील होती है कि फर्दर आवर लिप्स आर बीइंग टच्ड, तो ये चीज़ जो हमें फ़ील होती है ये हमें पेरिटल लोब से होती है। इस तरह ये जो दोनों लोब्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट्स होती हैं, दोनों जो हैं वो ट्विंस कहलाई जाती हैं। आगे जी आप लोगों का टेम्पोरल लोब। द टेम्पोरल लोब्स लाई डायरेक्टली बिलो द फ्रंटल एंड पेरिटल लोब्स। अब टेम्पोरल लोब जो है वो डायरेक्टली होती है सामने फ्रंटल और पेरिटल लोब्स के, एंड राइट बिहाइंड द ईयर्स, और जो कान होते हैं उनके साथ होती है। द टेम्पोरल लोब्स हैव मैनी डिफरेंट फंक्शंस बट द मेन वन इज़ हियरिंग। अब जो टेम्पोरल लोब होती है आपकी वो आपकी सुनने की हिस्स,
से रिलेटेड होती है। इससे जो है आप लोग आवाज़ वगैरह जो साउंड्स वगैरह सुनते हैं उनको कंट्रोल करती है आपकी टेम्पोरल लॉब। The temporal lobes has many different functions, but the main one is hearing. The temporal lobes house the auditory cortex, where sound information arrives from the thalamus for processing. Here, we hear our mother's voice, a symphony, and approaching a car or any other sound. The temporal lobe also house and connect with the hippocampus and amygdala. एंड सो आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेमोरी ऑफ इमोशन। अब आपकी जो टेम्पोरल लोब होती है वो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से भी अटैच होती है और वहाँ पर जो है मेमोरी एंड इमोशंस में इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा जो मेन इसका बेसिक काम होता है वो आपके सुनने के हिस्से होता है। द रेयर ऑफ द ब्रेन एरिया द ऑसिपिटल लोब, आपकी एंड पे जो फोर्थ लोब रहती है वो है ऑसिपिटल लोब। द ऑप्टिक नर्व्स ट्रेवल्स फ्राम द आई टू द थैलेमस एंड देन टू द ऑसिपिटल लोब। अब आपकी जो हैं बसरी जो लहर होती है या आपकी देखने की जो वो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हुए आते हैं थैलेमस से और फिर वो आते हैं आपकी ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब में जो है आपके देखने का जो निज़ाम है या देखने का सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होते हैं। स्पेसिफिकली टू द प्रेटरी विजुअल कॉर्टेक्स, visual information is processed in the visual cortex. It is here we see and imagine. अब आपका जो एरिया है ऑसिपिटल लोब्स का, वहाँ पर जो है आपकी देखने की हिस्स जो होती है वो मुकम्मल होती है। वहाँ पर आप लोग चीज़ों को देखते हैं और इमेजिन करते हैं। अब द इंसुला इज़ द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट रिजाइड्स डीप इनसाइड द सेरिब्रम इन द एरिया दैट सेपरेट्स द टेम्पोरल लोब फ्रॉम द parietal lobe. The insula is active in the perception of bodily sensations, emotional states, empathy and addictive behavior. आगे जी आपका cerebral hemispheres. The human cerebrum is divided into two equal hemispheres. अब ये वही चीज़ है कि हम लोगों ने जहाँ lobes की बात की थी, उन lobes के नीचे जो होता है वो आपका cerebral hemisphere होता है, जिसको मैंने बताया था आप लोगों को कि हेमिस्फेयर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका राइट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। यहाँ पर उन हेमिस्फेयर्स की बात हो रही है। द ह्यूमन सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हेमिस्फेयर्स although they look similar the hemisphere differ in shape, size and functions. ये जो है ये एक जैसे होते हैं देखने में और ये एक जो है वो दूसरे के फंक्शंस को और दूसरा जो है वो पहले के फंक्शन को जो है कंट्रोल करते हैं। The corpus callosum, a thick band of nerve fibers connecting the two hemispheres of the brain. अब इन जो होते हैं हेमिस्फेयर्स राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स को आपस में मिलाने का काम करता है कॉर्पस क्लोसम का। कॉर्पस क्लोसम जो होता है वो इन दोनों को मिलाता है और इनकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो एक दूसरे की तरफ जो है ट्रांसफ़र करती है। Provides a channel for excessive communicate between the hemisphere in both logical and creative tasks. The French physician Paul Broca is क्रेडिटेड विद बीइंग द फर्स्ट न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे ब्रोका का एरिया जो है वो मुतारफ़ कराया गया हमें कि ब्रोकास एरिया आर द एरिया इन द लेफ़्ट फ्रंटल लोब। आपके लेफ़्ट फ्रंटल लोब में एक एरिया होता है जिसको ब्रोका ने मुतारफ़ कराया था, इसलिए इसको ब्रोका का एरिया कहा जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच। ये आपके जो स्पीच के निज़ाम को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एक और जो था वो आपका एरिया था वर्निक्स एरिया, एन एरिया डीप इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब। ये आपके लेफ्ट टेम्पोरल लोब में होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एबिलिटी टू स्पीक इन मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपके मीनिंगफुल जो होता है सेंटेंस एंड टू कम्प्रीहेंशन द मीनिंग ऑफ स्पीच, मतलब ऐसी स्पीच को कंट्रोल करता है जो मीनिंगफुल होती है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन द हेमिस्फेयर आगे एज वी हैव सीन द टू हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन डू नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अब आपके सामने एक पिक्चर है आपके पेज नंबर 106 पे, वहाँ पर हेमिस्फेयर्स की जो है वो आप लोगों को जो है वो पिक्चर दी गई है, डायाग्राम दी गई है, जिसमें नज़र आ रहा है कि आपका एक जो है वो राइट हेमिस्फेयर है और दूसरा जो है लेफ़्ट हेमिस्फेयर है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दोनों जो हेमिस्फेयर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इंडिविजुअली जो है वो काम नहीं कर सकते। तो आप लोगों का जो एक पार्ट है वो दूसरे के फंक्शंस को और दूसरा जो है वो पहले के फंक्शन जो है कंट्रोल करते हैं और आपस में जो होते हैं इंटरलिंक होते हैं कॉर्पस क्लोसम के थ्रू। इन्फॉर्मेशन मूव्स बिटवीन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन बाय वे ऑफ द कॉर्पस क्लोसम। जो इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी एक दूसरे की तरफ जो मूव करती है वो कॉर्पस क्लोसम की वजह से करती है। तो आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों का इतना ही था ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।